हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लूसेंट 2022 की बुक को शुरू कर रखा है। उसमें से हमने भौतिक विज्ञान के 13 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक नंबर 14 है, जिसका नाम क्या है, प्रकाश। जिसने अभी तक पीछे वाले टॉपिक नहीं देखे, प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट के अंदर आप जाकर सारे के सारे लेक्चर देख सकते हो। सीरियल वाइज आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो अपना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम प्रकाश। देखो, प्रकाश हम शुरू करते हैं। देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। मतलब प्रकाश क्या एक ऊर्जा है, और जो प्रकाश किस फॉर्म में चलता है, प्रकाश क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है, इनका ध्यान हम आंखों द्वारा प्राप्त करते हैं। और इनका ज्ञान क्या है, या इनका ज्ञान लगा लो या ध्यान लगा लो कि हम आंख के द्वारा हमें प्राप्त होता है भी यहाँ प्रकाश है या नहीं है। ठीक है, हम इसका तरंग दैर्घ्य, ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। इसका तरंग दैर्घ्य कितना? 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। सन 1637 में, ठीक है, केदांतरे के प्रकाश कणिका मॉडल प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या प्रकाश का जो कणिका मॉडल क्या प्रस्तुत किया था, तथा सैंडल के नियम को विलुप्त किया था। ठीक है, आगे देखो, सन 1678 में डच क्या है, डच एक देश का नाम है। जो डच का भौतिक विद्वान क्रिस्टियान, ठीक है, हाइंगेस ने प्रकाश तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और कब प्रस्तुत किया था? 1678 के अंदर किया था डच ने। ठीक है, जब थॉमस यंग ने सन 1801 में अपना व्यक्तिकरण संबंधित प्रसिद्ध प्रयोग किया था। ठीक है, क्या प्रस्तुत किया था? अपने व्यक्तिकरण संबंधित प्रस्तुत किया था। तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया था कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगवत है। तब ये क्या वास्तव में प्रूव हो गया था, जो प्रकाश की प्रकृति क्या है वो भी क्या, प्रकाश भी क्या है, तरंग के रूप में चलता है। सन 1650 ईस्वी में फूको द्वारा यह प्रयोग में यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु की चाल से कम है। मतलब क्या है, जल में क्या प्रकाश की चाल क्या है, वायु की चाल से कम है। और यह कब दर्शाया गया? ये 1850 ईस्वी के अंदर दर्शाया गया। आगे देखो, इस प्रकार प्रकाश तरंग मॉडल प्रस्तुत या पुष्टि हुई। तो इस प्रकार क्या, जो प्रकाश का जो तरंग मॉडल था वो क्या, उसकी पुष्टि हुई। आगे देखो, प्रकाश तरंगे निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है। निर्वात क्या होता है? जहाँ पर कोई भी माध्यम ना हो, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, कुछ भी ना हो, जहाँ बिल्कुल भी हवा ना हो, उसे क्या बोलेंगे? निर्वात कहते हैं। प्रकाश तरंग के निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है, इसकी व्याख्या जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश संबंधित प्रसिद्ध विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करना पर हो पाई। ठीक है, प्रकाश कैसे निर्वात के अंदर पेश होती है, तो इसका जो व्याख्या किसने की थी? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दी थी। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसी के अनुसार क्या है कि मैक्सवेल के अनुसार जो प्रकाश तरंगे, ठीक है, परिवर्तनशील, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संबंध में है। जो प्रकाश तरंगे क्या है वो परिवर्तनशील, मतलब परिवर्तन हो सकती है, और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के संबंध में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र में समय, दिनांक, स्थान, मतलब आकाश में, ठीक है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ठीक है, जो परिवर्तनशील है वो क्या है? एक तो विद्युत क्षेत्र के समय, और एक कौन सा? आकाश में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के समय दिक् स्थान, दिक् मतलब आकाश में परिवर्तनशील विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, जो परिवर्तनशील विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र निर्वात में भी चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरण कर सकता है। मतलब जो चुम्बकीय क्षेत्र है या कोई भी चुम्बकीय क्षेत्र है वो क्या निर्वात के अंदर भी ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि जो हमारी प्रकाश की तरंगे है वो क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। इसी कारण हम चुम्बकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आगे देखो, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत पर प्रकाश केवल न तो कुछ गुणों को व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करना, प्रकाश का वितरण, और प्रकाश का व्यक्तीकरण, और प्रकाश का ध्रुव। ठीक है, ये सब क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत पर पेश किए गए हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में गमन करना, वितरण होना, व्यक्तीकरण होना, और प्रकाश का धोरण, ये सभी के सभी क्या इसी से होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताई थी जो तरंग होती हैं, तरंग दो प्रकार की होती हैं। तो इसके अंदर चुंबकीय तरंग की बात आई, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है।
ठीक है। और ये प्रकाश में भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं और प्रकाश ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। तो प्रकाश की चुंबकीय तरंग कैसे होती है? अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के कुछ ऐसे गुण जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन सिद्धांत, ठीक है। जो क्या प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव वो क्या है? पेश नहीं कर पाता, ठीक है। आगे देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, क्रॉम्पटन सिद्धांत ने व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादन प्रकाश के फोटोन, ठीक है, सिद्धांत के द्वारा की जाती है। वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश के कणों और प्रकृति पर प्रकट करते हैं। मतलब जो आइंस्टीन ने जो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिया था उस पर था। और आइंस्टीन का जो फोटो सिद्धांत है वो क्या है वो भी आप देख लो। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, प्रकाश के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में चलता है, ठीक है। पीछे से क्या बात बोली गई थी? जो प्रकाश है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में संचरित होता है। लेकिन जो आइंस्टीन का ने जो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिया उसने क्या बोला? जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडल या पैकेटों में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं। आज प्रकाश की कुछ ऐसी घटना में तरंग और कुछ कणों को माना जाता है जिस प्रकार प्रकाश की दोहराई प्रकृति है। इस प्रकार प्रकाश की दोहराई प्रकृति है। प्रकाश का गमन वेग सबसे पहले रोमन ने किया था। मतलब जो प्रकाश का वेग है उसकी गणना, मतलब जो प्रकाश का कितनी स्पीड है उसकी गणना सबसे पहले किसने की थी? रोमर ने की थी। प्रकाश में निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है। मतलब प्रकाश की क्या है? निर्वात के अंदर सबसे अधिक चाल होती है, क्योंकि उसमें कोई भी माध्यम नहीं होता। माध्यम ना होने के कारण क्या है? प्रकाश से कोई भी वस्तु बीच में नहीं टकराएगी और प्रकाश क्या सीधी रेखा के अंदर गमन कर जाएगा। और निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा में 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है? ये प्रकाश की निर्वात के अंदर चाल है, ठीक है। और निर्वात के अंदर ही क्या प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है, इस बात को आप याद रखना। आगे देखो, प्रकाश की चाल का माध्यम अपवार्तक मतलब म्यू पर निर्भर करता है, जिससे माध्यम में अपवार्तक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। मतलब आपका जितना ही प्रकाश की माध्यम, ठीक है, प्रकाश की माध्यम जितना अधिक होगा उतने क्या प्रकाश की चाल कम होगी, कि म्यू अपॉन में c/u। c क्या है यहाँ पे? c है निर्वात की चाल और म्यू क्या है? प्रकाश के माध्यम की चाल, ठीक है। उससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आराम से निकल जाएगा। इसी प्रकार देखो कुछ सिंपल चीज जानते हैं। यदि बात करूं, प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आने पर प्रकाश कितना समय लेता है? 8 मिनट, ठीक है। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, इस बात को याद रखना। और चंद्रमा पर प्रावित प्रकाश पृथ्वी पर आने पर क्या है? 1.28 सेकंड लगता है। मतलब लगभग 1.5 सेकंड के आसपास, ठीक है, समय लगता है। 1.5 सेकंड भी पूरी नहीं लगती, ठीक है। प्रकाश की प्रति व्यवहार और आधार वस्तु के भागों पर बांटा गया है। मतलब प्रकाश किस प्रकार ट्रैवल करता है कि वस्तु के भागों पर बांटा गया है। सबसे पहले प्रदीप वस्तु। प्रदीप वस्तु मतलब क्या होती है? जिन वस्तु के अंदर खुद के क्या प्रकाश हो, खुद का प्रकाश हो, ठीक है। मतलब वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को प्रकाशित करती है। मतलब कोई ऐसी वस्तु जिनके अंदर खुद का प्रकाश, जैसे सूरज, विद्युत बल्ब। सूरज के पास क्या खुद का प्रकाश है, तो खुद का प्रकाश है वे वस्तु कौन सी होगी? ल्यूमिनस बॉडी हो गई, जिसे क्या बोलते हैं? प्रदीपी वस्तु बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नंबर 2 की बात करूं तो अप्रदीप वस्तु, मतलब नो ल्यूमिनस। ऐसी वस्तु जिनके पास क्या स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम अप्रदीप वस्तु बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, इंसान, मोबाइल फ़ोन। अभी जैसे मोबाइल फ़ोन के पास खुद का प्रकाश नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बैटरी डली, खुद का प्रकाश नहीं है। अगला बात करूँ, फिर बात करें माध्यम के बारे में। पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होती है? ऐसा माध्यम, मतलब ऐसा माध्यम वे वस्तु जिन पर, ठीक है, वे वस्तु जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाए। मतलब कोई शीशा लिया, शीशे में आपने जैसे देखो सूरज का प्रकाश था, आपने बीच में शीशा डाल दिया तो प्रकाश रुकेगा? प्रकाश नहीं रुकेगा। प्रकाश क्या है? शीशे के अंदर से पार होके आ जाएगा। तो शीशा क्या था इसमें? शीशा क्या? पारदर्शी वस्तु है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, कांच और जल क्या है? पारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल है। आगे बात करें अर्ध पारदर्शी वस्तु, मतलब ऐसी वस्तु जिनमें से प्रकाश गुजरेगा लेकिन आधा प्रकाश से गुजर जाएगा, आधा नहीं गुजरेगा। मतलब कुछ प्रकाश गुजर जाएगा और कुछ प्रकाश नहीं गुजरेगा। कुछ प्रकाश क्या है? वो अपने भागों में अवशोषित कर लेगा। जैसे देखो कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनमें प्रकाश की किरण पड़ने पर उनका भाग को अवशोषित हो जाता है, तो उनका क्या भाग अवशोषित हो जाता है, और कुछ प्रकाश क्या है? बाहर निकल जाता है, और उन्हें क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। जैसे तेल से लगा हुआ कागज,
ठीक है, आप एक कागज़ पर तेल लगाओ, उसमें देखोगे आधा प्रकाश तो बाहर निकल जाएगा और आधा क्या है उस कागज़ के अंदर क्या है अवशोषित हो जाएगा। उन वस्तु क्या बोलते हैं, अर्धपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अगली अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु कौन सी होती है, ऐसी वस्तु जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी ना गुजरे। जैसे कोई धातु की बात कर दी, लकड़ी की, लोहे की, किसी की बात कर दूं, यदि मैं प्रकाश के आगे लोहा लगा दूं तो क्या प्रकाश आएगा, प्रकाश नहीं आएगा, क्योंकि वो सारा का सारा क्या अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, प्रकाश की किरण क्या बाहर नहीं आएगी। इस टाइप की वस्तु क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे देखो, प्रकाश का वितरण मतलब डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। देखो, प्रकाश का अवरोध, किनारों से मुड़कर थोड़ा छाया में प्रवेश करने की घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का वितरण बोलते हैं। मतलब यदि कोई प्रकाश की किरण थी वो इस तरफ आ रही थी, क्या मैंने बीच में कुछ लगा दिया, ठीक है, तो प्रकाश क्या है, थोड़ा प्रकाश की किरण क्या मुड़ गई, और जो प्रकाश की किरण मुड़ेगी उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का वितरण बोलते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रकाश का अनुरोध, ठीक है, कि किनारों पर मुड़ा हुआ और उसकी छाया में प्रवेश करने वाली घटना क्या प्रकाश का वितरण कहते हैं। आगे देखो, प्रकाश का परिकरण मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है और धूल कण व अन्य पदार्थ अतः सूक्ष्म कण होते हैं और इनके द्वारा सभी दिशा में प्रसारित हो जाता है, और ऐसी घटना प्रकाश का परिकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं यदि बात करूँ प्रकाश का स्कैटरिंग मतलब प्रकाश का क्या फैल जाना, ठीक है, मैं इस बात को बोल सकता हूँ। जैसे जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, कोई प्रकाश है किसी माध्यम से गुजर रहा है और उसके अंदर क्या है, जैसे आप देखोगे माध्यम से गुजर तो उसमें क्या धूल व अन्य कण सूक्ष्म कण होंगे, ठीक है, और जिनके द्वारा क्या प्रकाश की सभी दिशा में क्या प्रसारित हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा, और ऐसी घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकरण बोलते हैं। और प्रकाश के परिकरण के अनुसार जो सबसे अधिक परिकरण होता है वो किसका होता है, बैंगनी कलर का सबसे अधिक परिकरण होता है, और लाल रंग का परिकरण क्या है बहुत ही कम होता है। जैसे देखो ये प्रकाश की किरण आ रही थी, ठीक है, जो सीधा निकलेगा ये कौन सा निकलेगा, लाल रंग निकलेगा, और ये बैंगनी कलर, मतलब सबसे अधिक किसका हो गया, बैंगनी कलर का वितरण सबसे अधिक होगा, परिकरण सबसे अधिक होगा, और लाल रंग का परिकरण क्या है सबसे कम होगा। इसी कारण क्या है कि हम लाल रंग की वस्तु को हम बहुत जल्दी देख सकते हैं, और इसी कारण क्या है ट्रैफिक सिग्नल के अंदर क्या है लाल रंग की लाइट लगाई जाती है डेंजर प्लेस के लिए, ठीक है, उसके बाद येलो कलर की लाइट लगाई जाती है, ठीक है, इसी कारण। आगे देखो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखो, प्रकाश की चिकने पृष्ठ पर टकराकर वापसी लौट जाने वाली घटना क्या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई, अभी देखो मैं आपको समझा डायग्राम से, ये कोई माध्यम था, ठीक है, ये कोई क्या है, कोई चिकना पृष्ठ था, प्रकाश की किरण आई टकराकर वापसी चली गई, ठीक है, ये क्या ये इस टाइप का था, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण आई टकराकर वापसी चली गई, तो ये जो किरण आई इस किरण का नाम क्या था, इस किरण का नाम था आपतित किरण, और ये जो परावर्तित, तो इसे क्या का नाम है, इसका नाम था परावर्तित किरण, और ये क्या था एक बीच में ये डाला, ये क्या है अभिलंब, ठीक है, ये क्या है अभिलंब। तो इसके अंदर दो नियम है, वो क्या आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण यहाँ पे है आपकी, और आपतन बिंदु भी यहाँ पर, और अभिलंब और परावर्तित किरण ये क्या सभी के सभी क्या एक ही तल पर है, और इनके बीच में जो कोण बनेगा ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या है दोनों बराबर होंगे और एक ही तल पर क्या है आपतन कोण परावर्तन कोण होंगे। आगे देखो, समतल दर्पण से परावर्तन। अब करेंगे दर्पण के बारे में, दर्पण के अंदर क्या क्या परावर्तन होता है, क्या क्या परावर्तन नहीं होता। अभी देखो, समतल दर्पण जो अपने घर के अंदर जैसे ये लगा लो, कोई शीशा है, आपको कोई ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के आप आगे खड़े हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, समतल दर्पण पर वस्तु प्रतिबिंब जितना पीछे बनेगा उतनी दूरी पर बनता है। जब आप ड्रेसिंग के आगे सामने खड़े तो जितनी दूरी पर आप होगे उतनी ही दूरी पर क्या शीशे के अंदर आप दिखाई दोगे, सिंपल सी बात है। और जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखी होगी उतना ही प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु के बराबर और पार्श्व, ठीक है, उल्टा होता है। जैसे आप देखोगे कि कोई वस्तु आपने शीशे के अगर रखी उतनी ही दूरी पर रहेगी, ठीक है, और जितना उसका साइज होगा, जिस वस्तु का साइज होगा उतनी ही वस्तु क्या हमें शीशे के अंदर दिखाई देगी। देखो, यदि कोई वस्तु 20 चाल से दर्पण की ओर आता है तो उसका प्रतिबिंब 2v अपनी चाल से आता है। जैसे ये देखो, सिंपल सी बात है, ये तो क्या हो गया, ये शीशा हो गया, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, और ये आपका प्रतिबिंब शीशे के अंदर, ठीक है, आप थोड़ा आगे आए, आप v चाल से आगे आए तो ये प्रतिबिंब क्या है, ये भी v चाल से आएगा, और ये इसकी दूरी कहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगी, और इसकी दूरी यहाँ पर, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी, तो ये यहाँ से इसके प्रतिबिंब की दूरी क्या हुई, कम हुई, ठीक है, एक v चाल ये और एक v चाल ये,
तो कितना हो गया, जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगा, 2v चाल से अपनी ओर आते हुए प्रतीत होगा। ठीक है, आपतित किरण और नियत रखने के लिए यदि थीटा कोण को घुमाया जाए तो परावर्तित कोण कितना 2 थीटा होगा। सिंपल सी बात है, यदि आप एक बार घूमोगे तो वो कितने, तो वो क्या दिखाएगा, 2 थीटा डिग्री पर घूमता हुआ दिखाई देगा। आगे देखो, समतल दर्पण पर वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई उससे अधिक होनी चाहिए। मतलब आपने सिंपल सी बात पूछी कि आप ये लगा लो कि आप 5 सेंटीमीटर लंबे हो, ठीक है, सॉरी 5 फीट क्या लंबे हो। आपने क्या करना है कि आपको शीशे के अंदर अपनी भी पूरी की पूरी बॉडी आपकी शीशे के अंदर दिखनी चाहिए। तो आपको कितना बड़ा शीशा चाहिएगा, आपको अपनी हाइट का आधा शीशा चाहिएगा। मतलब आप 5 फीट के हो तो आपको क्या 2.5 फीट की क्या आपको शीशा चाहिएगा। मतलब प्रतिदिन देखने के लिए कि वस्तु की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। देखो, यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री झुके और उनके बीच में वस्तु के प्रतिबिंब की गणना किस प्रकार करती है। मतलब यदि दो समतल दर्पण है और वो कुछ डिग्री पर घूमेंगे तो वस्तु के प्रतिबिंब की गणना कैसी होगी। अभी देखो, यदि थीटा 360 बाई थीटा सम है, ठीक है, मतलब क्या है, यदि 360 यदि आप 5 डिग्री यदि लगाओ आप 10 डिग्री घूमते हो तो कितना 36 सम है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी 36। ये देखो कितना थीटा माइनस 3 माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा आपका थीटा बटे में 90 डिग्री आप घूमे तो काट दे कितना है 4 है, 4 माइनस 1 3। तो आपको कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, आपको 3 प्रतिबिंब दिखेंगे। और यदि आपका जो थीटा बाई 360 विषम आया, ठीक है, थीटा बाई विषम कितना विषम आया, तो यदि वह दोनों दर्पण के बीच में कोण क्या समद्विभाजक हो जाएगा। जैसे 360 बाई ये लगा लो आप कितने डिग्री घूमे, विषम आपके लिए आने के लिए इसने 40 लिया, ये काटा, ठीक है, तो ये काटा कितना है 9 पर आया, तो 9 प्रतिबिंब ही क्या है बनेंगे। ठीक है, 9 प्रतिबिंब ही बनेंगे। मतलब यदि सम संख्या आई थीटा बाई 360 बाई थीटा के अंदर सम आई तो -1 कर दोगे आप, ठीक है, और विषम आई तो बिल्कुल सेम रखोगे, उतने ही प्रतिबिंब क्या है बनेंगे। इस बात को आप याद रखना। आगे देखो, यदि 360 बाई थीटा विषम संख्या वह वस्तु के दर्पणों के कोण समद्विभाजक पर रखी गई है तो n क्या होगा थीटा बाई 360 बाई थीटा माइनस का 1 होगा। मतलब जो वस्तु है वो क्या है दोनों के समद्विभाजक रखी गई है, समद्विभाजक रखी गई है। तो ये जैसे ये लगा लो कि सिंपल सी बात है, समद्विभाजक रखिएगा 2 समान भागों में बांटेगी, और यदि 2 समान भागों में बांटोगी तो क्या आ जाएगा वो सम संख्या इक्वल होगा। तो 360 माइनस का थीटा वाई माइनस का 1 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, जैसे देखो इसने कितना किया 8, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, यदि थीटा बाई 360 एक भिन्न संख्या हो, मतलब फ्रैक्शन के अंदर हो, तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्णांक संख्या बराबर होगी। जैसे 360 बाई मैंने ले लिया 8, इसको काटा कितने में चल गया 8 चौक 42, ठीक है, कितना बच गया 20 बच गया, 8 दूनी 22 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, इसे कुछ भी लगा लो पॉइंट आएगा, तो जो उसका पूर्णांक संख्या होगी उसी के बराबर होगी, तो 42 प्रतिबिंब बनेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी आगे देखो, अभी पढ़ेंगे हम दर्पण के बारे में, ठीक है, दर्पण क्या होता है, ठीक है। दर्पण देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तन, ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने हो गए 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। एक कौन सा होता है अवतल दर्पण, एक कौन सा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, बड़े फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है, ठीक है। आँख कान नाक व दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण काम आता है, और हेडलाइट पर और स्टार्च लाइट पर क्या सर्च लाइट पर काम आता है, और शोर कुकर के अंदर क्या है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या ये अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है, इन पर बने प्रतिबिंब कैसे बनेंगे और कहाँ कहाँ बनेंगे ये सारी इसने बताई हुई है। अभी जैसे देखो मैंने एक लाइन डाली, ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है ये कि अनंत का हो गया, ये मेरा वक्रता केंद्र का, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच का, ये मेरा वक्रता केंद्र का, ठीक है। और इसके बाद ये बनाऊँ ये मेरा फोकस और उसके बीच का, और ये मेरा मुख्य फोकस। जब वस्तु अनंत पर होगी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बिल्कुल फोकस पे बनेगा। ये वक्रता केंद्र होगा, ये फोकस पे बनेगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब इसके साथ बनेगा, याद रखना आप एक लाइन मानना। और जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा तो क्या बनेगा फोकस और इसके बीच में बनेगा, और जब वक्रता केंद्र होगा तो क्या इसी के ऊपर बनेगा। अब जब प्रतिबिंब यहाँ पर होगा तो कहाँ बनेगा, तब ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और जब फोकस पे होगा तो कहाँ बनेगा अनंत पे बनेगा। इस टाइप से आप याद रख सकते। जब वस्तु अनंत पे है तब कहाँ बनेगा फोकस पे बनेगा, और जब वस्तु फोकस पे तो कहाँ बनेगा अनंत पे बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो कहाँ बनेगा फोकस और
वक्रता केंद्र बीच में बनेगा, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसमें वस्तु बिल्कुल छोटी होगी, इसमें बड़ी होगी, यहाँ पर थोड़ी और, यहाँ पर नॉर्मल साइज होगा, ये बड़ी होगी, ये अत्यधिक बड़ी होगी, इस बात को याद रखना। और जो इसमें क्या है, एक जो फोकस और ध्रुव के बीच में जो होगा वो क्या है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, आकार छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, समान आकार, बड़ा बहुत बड़ा, और अत्यधिक बड़ा, इस बात को याद रखना। आगे पढ़ेंगे हम क्या, उत्तल दर्पण पर बने बढ़ती है। उत्तल दर्पण पर क्या है, उत्तल दर्पण प्रत्येक दिशा के अंदर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब इसमें क्या, जो दर्पण के प्रतिबिंब क्या है, जितने भी कोण प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या दर्पण के पीछे बनेंगे, और ध्रुव और फोकस के बीच में क्या सीधा और आभासी बनेगा। और ध्रुव और फोकस के बीच में क्या है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या सीधा और आभासी बनेगा। आगे देखो, उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करूं, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, चालक की सीट के पीछे दृश्य देखने के लिए क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब ये ऐसा शीशा होता है, छोटे शीशे के अंदर क्या हम बहुत बड़ी चीज़ देख सकते हैं। जैसे बस कंडक्टर, जो बस का ड्राइवर होता है वो क्या करता है, अपने एक शीशे में क्या है पूरी की पूरी बस देख लेता है, अभी कौन क्या कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, और सोडियम प्रभावित लैंप के अंदर क्या इसका उपयोग किया जाता है। ये था हमारे दर्पण के बारे में। अब पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी देखो, यदि बात करें प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम से अलग होने वाला तल अभिलंब आपतित होने पर बिना मुड़े सीधा निकल जाता है, परंतु तिरछी आपातित होने पर मूल दिशा से विचलित हो जाता है। जैसे देखो, ये कोई पारदर्शी माध्यम था, प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर आई, तो ये जो अभिलंब था इससे क्या है, जानी थी बिल्कुल सीधे, लेकिन इस तक के थोड़े क्या है, इसे थोड़ी सी दूर होगी, मतलब अपने पथ से क्या विचलित हो जाना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, ठीक है, विरल माध्यम कौन सा होता है, विरल माध्यम होता है, जो हवा की बात करूँ, हवा से पानी के अंदर आएगी। ठीक है, हवा वाला माध्यम कौन सा होगा, विरल होगा, और दूसरा माध्यम क्या होगा, सघन होगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वह दोनों माध्यम का पृष्ठ खींचकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब देखो, ये कौन सा, ये विरल माध्यम था, ये अभिलंब हो गया, तो जब विरल से सघन में क्या अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, और जब सघन से विरल में जाएगी अभिलंब से दूर होगी, इस बात को। जब अभिलंब से दूर हट जाएगी तो क्या, लेकिन अभिलंब समांतर प्रवेश करेगा और पथ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को आप याद रखना। आगे देखो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल पर होंगे, समतल होंगे, और किन्हीं भी दो माध्यम का आपतन कोण या अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण, ये क्या है, बिल्कुल एक कांस्टेंट के न्यातक के बराबर होगा, और न्यातक से पहले के माध्यम या अपेक्षित दूसरे माध्यम में अपवर्तक कहते हैं, और इसे क्या है, इसी स्नेल का नियम कहते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, किसी माध्यम में अपवर्तक भिन्न भिन्न रंग व प्रकाश के लिए भिन्न होता है, और तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर के साथ अपवर्तक का मान कम हो जाता है, और लाल रंग का अपवर्तक सबसे कम और बैंगनी का सबसे अपवर्तक सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का प्रकाश क्या सबसे कम डाइवर्ट होता है, और लाल रंग का और बैंगनी कलर का प्रकाश क्या सबसे अधिक होता है। इसी कारण क्या हम लाल रंग की वस्तु को दूर से देख सकते हैं। ताप बढ़ाने पर अपवर्तक घटता है, लेकिन अपवर्तित बहुत कम होता है। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो क्या उसका अपवर्तक का सबसे कम होगा, लेकिन ठीक है परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन बहुत कम होगा। जब किसी माध्यम में प्रकाश न्यातक, अपवर्तक या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा प्रकाश में उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होती है, इस बात को याद रखना। और जो इसका ठीक है निरपेक्ष अपवर्तक होगा, उसका सूत्र क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल होगा। अभी देखो, ऐसी कुछ घटना जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखेगी और एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। जैसे द्रव में अक्षांश कोई भी चीज़ डूबी हुई है वो क्या हमें हमेशा टेढ़ी दिखाई देती है। तारों का टिमटिमाना, सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय या पहले क्या अस्त होने से पहले क्या प्रकाश सूरज का लाल रंग का दिखाई देना, और प्रकाश पानी में भरे हुए बर्तन का तल का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होना, और जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर की ओर हमें दिखती है। देखो, आज का हमारा लास्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, क्या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबसे पहले कांतरिक कोण क्या होता है। कांतरिक कोण क्या है, सघन माध्यम में
में बना कोण आपतन कोण होता है और इसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का माध्यम 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान कांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक तो विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परिवर्तन होकर संघन माध्यम में लौट आता है और इसी प्रकार से घटना को पूर्ण, ठीक है, टोटल आंतरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब यदि वो विरल से सघन में, सघन से विरल के अंदर आएगा तो क्या उसमें कोई भी लॉस नहीं होता। जैसे बात करूं जो फाइबर ऑप्टिकल होता है वो भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। जैसे यदि बात करूं, देखिए ये इस टाइप की कोई होगी, ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ के मिरर लगे हुए हैं, मिरर है, ठीक है। मैंने प्रकाशीकरण यहाँ पे दी, यहाँ से टकरा कर यहाँ पर ऐसे बिल्कुल क्या है, प्रकाशीकरण क्या बहुत दूर तक चली जाएगी और इसे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसी को ही। ठीक है, इसमें देखो, इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता और संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है और किसी पृष्ठ पर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वह चमकने लगता है। ठीक है, देखो प्रकाश के अपवर्तन की कोई दो शर्त है। अभी क्या है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन और आपतनिक कोण क्या हमेशा बड़ा होता है। और इसके कुछ उदाहरण क्या है, उदाहरण की बात करूँ तो क्या है, हीरा का चमकना, ठीक है, रेगिस्तान में मिराज का दिखाई देना और जल में पड़ी परखनली का चमकना और कांच में दरार आने का क्या है, दरार चमकना। कांच के अंदर कोई कांच लगता है उसमें क्या दरार जो होती है वो क्या चमकती रहती है। इसी कारण क्या है, ये किसके एग्जाम्पल है, सभी के सभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल है। आगे देखो, आगे बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही काम करती है। ठीक है, प्रकाश सरल माध्यम से विरल माध्यम के अंदर जाता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कर प्रकाश एक वक्रीय मार्ग में चला जा सकता है और प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर और ठीक है आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश का सिग्नल की तीव्रता में बिना क्षय करे एक संरचना पर स्थानांतरित हो जाती है। ये मैंने बताया था, प्रकाश की चाल होगी, ये प्रकाश ऐसे जाएगा टेढ़ा मेढ़ा और ये क्या है, बिल्कुल बिना लॉस हुए क्या है कि पूरा पूरा प्रकाश चला जाएगा। और ये फाइबर ऑप्टिकल का यूज कहाँ होता है, यदि बात करूँ जो दूर दूर से जो क्या है, जो घरों के अंदर टीवी के कनेक्शन नहीं जाते हैं, ठीक है, तो मतलब किसी शहर से गांव के अंदर कोई तार दाब के लेके आए हैं, जो उसमें क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। ठीक है, प्रकाश तंतु का उपयोग देखो क्या है, प्रकाश का सिग्नल का दूरसंचार करना, ठीक है, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर उसे प्रेरित करने पर तथा अभिकरण करना और मनुष्य के शरीर के अंदर आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए और शरीर के अंदर लेजर को किरण की भेजने के लिए क्या प्रकाश की किरण का उपयोग किया जाता है। आज हमारा क्या यहाँ पर क्या दर्पण कंप्लीट हो गया और हम कल करेंगे लेंस के बारे में, लेंस और प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।